two wavelengths. Two wavelengths are falling on the slit. जब दो वेवलेंथ फॉल कर रही है स्लिट के ऊपर तो कहानी क्या होगी देखो, मान लीजिए दो जो वेवलेंथ फॉल कर रही है स्लिट के ऊपर, उसमें दोनों का मैं वेवलेंथ देता हूं आपको। एक लैम्डा 1 जो था वो था आपका 50 to 100 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा जो वेवलेंथ है वो है 6800 एंगस्ट्रॉम। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको, इसको काटो, ये नहीं है, ये 51, ठीक है, 5100 एंगस्ट्रॉम है और ये 6800 एंगस्ट्रॉम। बाकी जो वैल्यूज मैं आपको दे देता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ऐसे लिखते हैं माइक्रोमीटर, और आपको कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर। ये सब वैल्यूज आपको दे दिया मैंने। तो मैंने एक वेवलेंथ की बजाय दो वेवलेंथ उसमें से पास कराई है। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है सेंटर वाले पॉइंट पर दोनों ही वेवलेंथ जब यहां पहुंचेंगी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। यहां से यहां तक दोनों सेम फेज डिफरेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहां से यहां तक भी सेम डिस्टेंस, तो दोनों का ही नहीं आएगा कोई पार्ट डिफरेंस। दोनों का ही पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा तो दोनों का ही मैक्सिमम बन जाएगा। और उसके बाद कहानी हो जाएगी यहां से यहां तक फिर सबके लिए अलग, क्योंकि लैम्डा 1 का वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कब किसका मैक्सिमा आएगा। इनफैक्ट ये पूछा जा रहा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन from center of screen where the maximas of both wavelength coincide। कहां पर दोनों के मैक्सिमा एक साथ दिखाई देंगे। कोइंसाइड कहां पर करेंगे ये सोचना है, तो दोनों के वाई मैक्स लिख दो। चलिए, दोनों के वाई मैक्स का वैल्यू होता था एन लैम्डा डी बाई डी। n1 लिखूंगा मैं पहले वाले के लिए 1, लैम्डा 1, डी और डी तो दोनों के लिए सेम है, और दूसरे के लिए वाई मैक्स कोइंसाइड कर रहा है तो वाई मैक्स दोनों के लिए सेम हो जाएगा। वाई मैक्स दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो आप लिख दोगे n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई डी, और दोनों जब बराबर होंगे तो आपका कोइंसाइडिंग हो जाएगी। तो आप एक तरीके से ये जानना चाहते हो n1 n2 की मिनिमम क्या वैल्यूज होंगी सच दैट ये दोनों इक्वल हो जाए। तो डी बाई डी कट गया, तो आपका बेसिक जो फंडा है वो ये है, जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप ये करो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, अगर मैक्सिमा कोइंसाइड कराने। हाँ, अगर मिनिमा कोइंसाइड कराने होते तो n1 प्लस हाफ इक्वल टू n2 प्लस हाफ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे करके करा दो। तो यहां से देखो वैल्यूज रख के देख लो, तो 0 0 तो कैंसिल ही हो रहे होंगे। n1 into 5100 equal to n2 into 6800, ये काटो 17 51 17 64, तो आपके पास आया 3 times n1 equal to 4 times n2। तो बता सकते हो n1 n2 की मिनिमम इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी।
सबसे छोटी इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी n1 n2 की? बोलो बच्चे। 3 and 4 sir. 3 4 sir 3 4 4 and n1 की क्या होगी? n1 की सर 4 4 और n2 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ये, तो आपको y max निकालना पड़ेगा ना। तो या तो इस वाले फॉर्मूले में n1 की वैल्यू डाल देना, या फिर इस वाले फॉर्मूले में n2 की वैल्यू डाल देना, कोई भी एक डाल के यू विल गेट दिस आंसर्स, और दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, ये ऑब्वियस है। तो पुट करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। पहले में समझना है कि शेप ऑफ द स्लिट से जो हमारा फ्रिंज पैटर्न होगा वो कैसा दिखाई देता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ फ्रिंज पैटर्न होता कैसा है देखने में। अभी मैंने आपको स्क्रीन जो है ऐसे बना के दिखाई थी, लेकिन आप मान लीजिए आप इधर से देख रहे हो, सामने से स्क्रीन देख रहे हो, तो आपको स्क्रीन ऐसे दिख रही है, स्लिट्स जो होंगी वो ऊपर होंगी इसके ऐसे, और उसके पीछे यहाँ पे सोर्स रखा होगा और रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। यहाँ पर आपको फ्रिंज पैटर्न नजर आएगा। सो आपको यहाँ पर फ्रिंजेस ऐसे नजर आती हैं, कुछ ये शेप होता है जनरली। जो मैं कलर कर रहा हूं वो ब्राइट है, और अगर आपको एग्जैक्टली देखना है ना तो छोड़ो ये सब क्या देखोगे। मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूं आपको कि कैसे पैटर्न होगा देखने में। इससे बढ़िया और क्या है, ये देखो, ये एक्चुअल पैटर्न है, हालांकि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, बट ऐसा ही दिखाई देता है ये वाला पार्ट। दिस इज हाउ फ्रिंजेस लुक लाइक फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो ये तो अभी स्ट्रेट बना रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन ऐसे लिया था और सोर्सेज इस तरीके से लिए हैं, तो आपने ऐसे बनाई थी ना फ्रिंजेस, तो इसके हिसाब से अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसी होंगी। एकदम सेंटर पे आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और ऐसे ऐसे करके फ्रिंजेस दिखाई देंगे सारे। जहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो मान लो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है वहां पर, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होगी, जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हो जाएगी। और ये फॉर्मूला आपको मालूम है किस तरीके से चेंज होती थी फ्रिंज ब्राइटनेस। अगर मैंने इन दोनों स्लिट्स का साइज सेम लिया, इसका साइज की बात कर रहा हूं मैं, इनका साइज सेम है दोनों का, तो यहां से जो इंटेंसिटीज निकलेंगी वो इक्वल होंगी। और जब दो इक्वल इंटेंसिटीज एक दूसरे के साथ इंटरफियर करती हैं, हमारा जो रिजल्ट आता था उसका वैल्यू क्या था, आई नेट वॉज 4 times आई नॉट। यहां से जो इंटेंसिटी निकली वो आई नॉट, ये भी आई नॉट। बोलो क्या फॉर्मूला था, 4 times आई नॉट डेल्टा बाय यस 5/2 है जो भी है। ये फॉर्मूला याद है सबको? है सर। इसका ग्राफ सॉरी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ अगर आप सोचो कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऐसे यहां से शुरू होगा ऐसे से रहेगा। तो वो ये ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट ब्राइट, ये सब ब्राइट है, और यहाँ पर ये डार्क, डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट। तो आप एक तरीके से पता है क्या बोलोगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ब्राइट फ्रिंज है, यही विड्थ ऑफ फ्रिंज है, फ्रिंज विड्थ। और एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक ये डार्क फ्रिंज है। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बना रहा हूं यहां पर, अगर इस पे ग्राफ बनाऊं तो ये मिनिमा है, यहां बीच में मैक्सिमा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। ये इंटेंसिटीज प्लॉट करी हमने, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है यहाँ पर,
एनी हाउ, अभी मैंने आपको ये बता दिया दिखने में कैसी होती है, लेकिन हमें बात करनी थी शेप ऑफ स्लिट से इन पे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, अभी हमने जब नॉर्मली ये पढ़ा था तो स्लिट, ये जो स्लिट है इसका शेप कैसा है, दिखने में कैसी होंगी ये? एनी आइडिया इसका शेप कैसा होगा स्लिट का? रेक्टेंगुलर। यस, गुड, वेरी गुड, रेक्टेंगुलर। सो अगर रेक्टेंगुलर शेप्ड आपकी स्लिट्स हैं, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्लिट से आपका जो पैटर्न बनता है वो रेक्टेंगुलर ही बनता है। रेक्टेंगुलर मतलब कि देखने में कैसी होंगी, इस टाइप की आपकी फ्रिंज पैटर्न ऐसा ही होगा। दिस इज हाउ योर फ्रिंज पैटर्न विल लुक लाइक। या फिर काफी दूर तक तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब जैसे जितना भी इसका लेंथ है ना, उतने लेंथ तक तो ऐसा ही दिखाई देगा, उसके बाद में भी कुछ अलग कर्व होना शुरू हो जाएगा, बट वहां तक आपको स्ट्रेट दिखाई देगा। तो जितना लेंथ इनका होगा उतनी लेंथ तक ये भी आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे, और फिर थोड़ा सा मे भी यहां पर कर्व होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए ये सर्कुलर स्लिट्स होती, अगर ये सर्कुलर स्लिट्स होती यानी कि बहुत छोटे छोटे होल कर दिए बस आपने, रेक्टेंगुलर ऐसे पतली सी लंबी सी स्लिट नहीं है, आपने ऐसे, ये बहुत मतलब ऐसे नहीं है, बट आपने क्या काम करा है, छोटे छोटे दो होल कर दिए इसमें। अगर आपने इसमें जो छोटे छोटे होल करे हैं तो देखिए कैसा शेप कैसा दिखाई देता है। उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे क्यों हो रहा है ऐसा शेप। सेंटर वाला तो आपको बढ़िया से एकदम ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाता है, कर्व। और एक कर्व का जो शेप है, ये कर्व के शेप में हाइपरबोलिक शेप्ड फ्रिंजेस आपको दिखाई देते हैं। इसमें कैसे दिखाई दे रहे थे, इसमें स्ट्रेट दिखाई दे रहे थे। तो ये पॉइंट शेप्ड स्लिट है, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर छोटे छोटे सर्कुलर स्लिट्स हैं। दोनों एक ही बात है, मतलब पॉइंट शेप और सर्कुलर एक ही बात हो गई। तो आपको ऐसा दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है वो बताता हूं आपको, ध्यान से समझना इसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि आपके पास एक तरीके से ये दो सोर्सेज हैं और आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हो, आप एक यहां से पी पॉइंट ऐसा ढूंढ रहे हो, S1 है S2 है, एक पी पॉइंट आपने ऐसा ढूंढा सच दैट S2P माइनस S1P, और मैक्सिमा अगर ढूंढना है तो इसका वैल्यू ये डेल्टा एक्स होता था, ये वैल्यू आपकी एन लैम्डा है विच इज अ कांस्टेंट। ये पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है सच दैट इसका S1 से और S2 से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहे। तो अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, हाइपरबोला, यही लोकस होता है हाइपरबोला का। एलिप्स का लोकस होता है कि दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका सम कांस्टेंट, और हाइपरबोला होता है दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस कांस्टेंट। तो इन पॉइंट्स पर, इसके आगे मान लो ऐसे यहां पे दो पॉइंट्स लगे हुए हैं और यहां पर आप जा रहे हो सच दैट उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। सो दिस इज द रीजन कि ये हाइपरबोलिक शेप के होते हैं। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। रेक्टेंगुलर स्लिट में क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्लिट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रेक्टेंगुलर स्लिट में ये वाला फंडा नहीं लग पाता। रेक्टेंगुलर स्लिट में जैसा शेप रेक्टेंगल स्लिट्स का है वैसा ही शेप यहां पर बन के आ जाता है। मुझे बताओ दोनों चीजें क्लियर है आप लोगों को?
हाँ सर। और ये दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। There is a computer generated fringe pattern produced by 2 point sources. पहला वाला है 2 point sources. तो इस टाइप का शेप आपको बनते नजर आ जाएगा। तो पहला हो गया कि शेप ऑफ द स्लिट से क्या इफेक्ट आया, वो देख लो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें बेटा आएगा, अगर मैंने हमारे पास सेटअप यही वाला है ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन है। What will happen if, ध्यान समझ आए, if the source is not on this line, या फिर उससे भी पहले ये देखो, हमने नॉर्मली सोर्स यहां रखा हुआ था, उससे क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम था, तो यहां पर सेम फेज में रे ऑफ लाइट पहुंची थी, सेम फेज में। उसके बाद जो फेज डिफरेंस आ रहा था वो यहां पर ट्रैवल, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से आ रहा था। तो यहां पर जो वेव पैटर्न था वो ऐसा था, ऐसे वेव फ्रंट्स जो ऐसे जा रहे थे। ये बताओ मेरे को, अगर सोर्स बहुत दूर है तो यहां तक आते आते वेव फ्रंट्स आपके ऐसे हो जाएंगे पैरेलल, और अगर इसी के पैरेलल वेव फ्रंट्स यहां पे आके टकराते हैं तो क्या इन दोनों पॉइंट्स पर अभी भी फेज सेम रहेगा? बोलिए, अगर पैरेलल वेव फ्रंट आते हैं तो यहां पर फेज सेम रहेगा कि नहीं? हाँ सर। बोलो बच्चों। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती थी? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो जब ये इससे टकराएंगे आकर तो क्या इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर सेम फेज होगा वेव का? यस सर। बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 100% होगा। तो चाहे तो आपने सोर्स को एकदम बीचों बीच रख दिया तो भी सेम फेज में पहुंचेंगे, तो भी आपकी सिचुएशन यही रहेगी जो हमने अभी तक पढ़ी है। और अगर मान लीजिए पैरेलल वेव फ्रंट आते हैं, यानी कि सोर्स आपका बहुत दूर है या फिर प्लेनर सोर्स होगा, अगर दोनों ही केस में, तब भी यहां पर सेम फेज में पहुंचेगी, और इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए बाकी आगे की कंडीशन लगाने में। तो जो अभी अब तक हमने पढ़ा है, दोनों के लिए ये चीजें दोनों में काम आएगी। सोर्स या तो सिमेट्रिक लाइन पे पढ़ाओ या फिर प्लेनर वेव फ्रंट आए, दोनों के लिए सेम रहेगा। अब हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसी चीज को। इन्हीं में ही हमने दोनों चेंज किया। क्या चेंजेस हैं, मैं एक साथ पहले लिख देता हूं चेंजेस क्या क्या है। एक चेंज हम यहां देखेंगे, सपोज करिए वेव फ्रंट ऐसे पैरेलल ना आके ऐसे आया, इस तरीके से वेव फ्रंट आया एट सम एंगल, तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, पैरेलल आ रही थी लेकिन इसके पैरेलल नहीं थे। तो ये आपका S1 है, यहां पर S2 है। या फिर अच्छा, इसके सामने यहां स्क्रीन रखी हुई, या फिर क्या हुआ, फिर से वही S1 S2, सोर्स जो है वो एकदम सिमेट्री वाली लाइन पर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है ऐसे, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट पहुंचेगी वो ऐसे यहां पहुंचेगी और ऐसे यहां पहुंचेगी। इन दोनों ही केसेस में यहां पर जब वेव पहुंचेगी दैट विल बी इन डिफरेंट फेज, बट सिंस ये सब एक ही वेव फ्रंट का पार्ट है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, यू विल बी एबल टू सी फ्रिंज पैटर्न। लेकिन अभी नॉर्मल जैसे मेरे को अब तक दिखाई दे रहा था वैसा नहीं दिखाई देगा, थोड़ा मे बी ज्यादा शिफ्टेड हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर शिफ्ट का अधिकार पता करना पड़ता है कि कितना शिफ्ट होगा। तो ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं।
जब ये रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आ रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपने यहां से कितना टिल्ट कर दिया, मान लो उसको ये थीटा एंगल टिल्ट कर दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पैरेलल लाइन अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वेव का, ये एंगल भी थीटा ही होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आपने यहां से ऐसे कर दिया तो वेव फ्रंट्स इधर से ऐसे टिल्ट हो जाएंगे थीटा एंगल पर। तो ये थीटा एंगल आपको दिया हुआ है। योर फर्स्ट टारगेट विल बी कि यहां पर आते आते दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो बहुत इजी है वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, एक रे ऑफ लाइट बनाई है ऐसे, ये मान लो एक मैंने ये वाला वेव फ्रंट उठाया, तो यहां पर अगर फेज है इसका कुछ मान लीजिए फायर, तो इन सभी पॉइंट्स पर फायर रहेगा। इस लाइन पर लाई करने वाले जितने पॉइंट्स हैं सब जगह सेम है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए, इनडायरेक्टली आई वांट फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यहां का और यहां का फेज डिफरेंस सेम होगा। अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकाल लिया तो वही फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। तो S1 S2 के बीच में डेल्टा x बिटवीन S1 एंड S2 विल बी कितना होगा देखो। तो डेल्टा x पहले मैं निकाल रहा हूं, डेल्टा x ध्यान देना। तो डेल्टा x का वैल्यू तो यही होगा, ये डिस्टेंस इतना ही पाथ में डिफरेंस आ रहा है। ये वाली रे यहां पहुंच गई जबकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहां पहुंचने में। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। और उसका अगर वैल्यू जानना चाहते हो बहुत आसान है, ये एंगल आपको दिया होगा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये दिखता है कि सब लोगों को ये एंगल थीटा है। हाँ सर। तो अगर ये डी है, ये तो आपको स्मॉल डी दिया होता है हमेशा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डी साइन थीटा। तो स्लिट पर जब ये पहुंच रहा है तो ये सोर्स बनेंगे नए, ये सोर्स के बीच में ही एक फिक्स्ड फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस है। अगर इतना पार्ट डिफरेंस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस भी आएगा। और आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो उसमें पहले से ही कुछ एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद रे ऑफ लाइट यहां से यहां चलेगी, फिर इधर जाएगी ऐसे, और फिर यहां इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस आएगा। वो पार्ट डिफरेंस कितना होता था अगर आपको याद हो। अच्छा मैं इसको ना, ये एंगल मैंने गलत ले लिया, चलो इसको थीटा डैश बोल देते हैं, ये थीटा डैश। ये बताओ बच्चों, यहां से अगर मैं थीटा एंगल पर देख रहा हूं तो इधर पार्ट डिफरेंस कितना आता था, इधर भी याद करो तो यही आता था, डी साइन थीटा। अगर आपको याद हो थीटा के टर्म से डी साइन थीटा ही आता था, यहां भी पार्ट डिफरेंस। माय क्वेश्चन इज कि जब सब कुछ नॉर्मल था तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा है, अब ये सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपका ऐसे आ रही थी रे ऑफ लाइट, तो अगर आप यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन यही पकड़ लो, ये ऐसे चलेगी इस तरीके से, तो जितना पार्ट डिफरेंस यहां पर क्रिएट हुआ है, यानी कि ये वाली रे ऑफ लाइट एक तरीके से आगे चल रही है, आगे वाला या फिर पीछे बोल दो या आगे बोल दो, उतना ही उल्टा पार्ट डिफरेंस यहां पर क्रिएट हो जाए। यानी कि अब इसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़े, इसको कम। ये आगे थी या फिर पीछे थी एक तरीके से, यहां पर रे ऑफ लाइट पहले टकरा गई, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस चला दो। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगी तो फिर इससे वो उतना ही पीछे हो जाएगा। तो यहां पर इतना पार्ट डिफरेंस हुआ, यहां पर उल्टा आगे जाके इतना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नेट पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, और यू कैन राइट इट ऑपोजिट ऑल्सो। डी साइन थीटा तो नॉर्मली आता था, माइनस डी साइन थीटा डैश आ जाएगा यहां पर। अगर आप इसको 0 पुट कर दो, इफ यू पुट दिस इक्वल टू 0, तो देखिए थीटा डैश विल बी इक्वल टू थीटा। क्या मतलब है इसका, कि पहले आपका जब ये रे ऐसे आ रही थी तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा था। सेंट्रल का मतलब है जिसके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। अब ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितने एंगल पर, उतने एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा जितने पे आ रही थी। तो दिस एंगल विल बी सेम। कोई अगर आपसे यही पूछे कि y कितना है,
y फॉर सेंट्रल मैक्सिमा कितना है, कहां पर चला गया y, कितना लीनियर डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, वो वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उसमें d sin थीटा को y d by d लिख देना. So if you put y d by d, this will be equal to d sin theta dash, और यहां से dt उड़ गया तो y will be equal to capital D sin theta dash. इतना आप देखोगे कि इतना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. मेरे को ये बताओ क्या आपको क्लियर है जो मैंने अभी तक बोला है? यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते थे, इधर वाला जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वो नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ये पीछे रह गया इससे. तो मुझे वापस से जीरो करना है, अगर जीरो करना है पार्ट डिफरेंस तो आप इननेट निकाल के जीरो कर लोगे. तो यहां पर क्रिएट होगा डी साइन थीटा, पीछे की तरफ से क्रिएट हुआ डी साइन थीटा डैश, एंड पुट इट इक्वल टू जीरो. तो फॉर सेंट्रल थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा यहां से वो थीटा डैश आ जाएगा फॉर सेंट्रल मैक्सिमम. तो आपका पूरा का पूरा जो ये पैटर्न है दिस विल शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर ये ऐसे टिल्टेड था अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर मान लो उल्टा टिल्टेड होता तो डाउनवर्ड चलेगा. तो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा. देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम. इसको समझो अच्छे से. ऑलराइट, इसको समझो, ये और ज्यादा ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी. तो देखो यहां पर क्या किया मैंने, सोर्स को मैं नीचे ले गया, तो अब यहां पर ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है इसको, इसमें कम डिस्टेंस चलना पड़ रहा है. अब अगर आप वापस से ये वाला पॉइंट पकड़ोगे तो यहां तक आते आते पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं हो पाएगा. इवन तो यहां पर ये दोनों सेम डिस्टेंस चले, यहां पर तो सेम चले, लेकिन यहां तो पहले ही पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया था. तो मुझे बता सकते हो मैक्सिमा कहां पर आएगा, अब जीरो पार्ट डिफरेंस वाला कहां पर आएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे? बोलो बच्चे. उसके ऊपर, उसके ऊपर. ऊपर आएगा. गुड गुड, वेरी गुड, ऊपर आएगा, बिकॉज इसने अभी कम डिस्टेंस चला है, तो अब मुझे इस वाली रे को ज्यादा डिस्टेंस चलाना है कंपेयर टू दिस. तो ये ऐसा काम ऐसे तभी हो सकता है जब आप ऊपर ले जाओ इसको. तो पहले जब ये सोर्स बीच में था तो जीरो यहां आता था, अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूं तो जीरो ऊपर आने लगेगा, यानी मेरा सेंट्रल मैक्सिमा इतना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर. फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो गया. तो गिवन क्या क्या होंगे ये सुन लो पहले. गिवन आपको होगा, ये डी तो गिवन ही होगा, ये डिस्टेंस स्मॉल डी तो है ही, ये कैपिटल डी पता ही है आपको. अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कितना नीचे शिफ्ट किया और ये कितना पीछे है, ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. तो ये वैल्यूज हम लेके चलेंगे. ये डिस्टेंस को ले लो एस, कैपिटल एस, और यहां पर मैंने जो शिफ्ट किया है इसको ले लो जेड, यानी सोर्स है वो यहां से एस डिस्टेंस पीछे है, और ये जो डिस्टेंस है नीचे मैंने शिफ्ट किया है जो सिमेट्रिक लाइन से, वो जेड. नाउ अगेन हम फिर से वही सारे के सारे अप्रोक्सीमेशंस लगा रहे हैं. वाई डिस्टेंस ऊपर कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, वाई डिस्टेंस ऊपर कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तो कितना हुआ होगा वो तो पता ही है हमें, वाई डी बाई डी. यहां पर उसी लॉजिक से बता सकते हो यहां पर कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा. सेम लॉजिक, अगर सोर्स बीच में होता तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आता, अगर जेड नीचे कर दिया मैंने तो वही सब अप्रोक्सीमेशंस लगा के क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट विल द पार्ट डिफरेंस. बोलो बच्चे क्या लगता है?
अरे इजी है, बहुत इजी है। y की जगह क्या आ गया, ज्योमेट्री के हिसाब से सोचो, y की जगह क्या आ गया, z, कि मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, और कैपिटल D की जगह आ गया कैपिटल S। तो यहां पर भी जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो ZD बाय कैपिटल S आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये पार्ट डिफरेंस है, ये S1 ये S2 ये S। सोर्स का डिस्टेंस जो है वो S है, और उसको ये S से रिप्रेजेंट भी करते हैं मान लो, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप ये बोल सकते हो कि यहां तक आते आते पहले तो ये ज्यादा पार्ट, इसने ज्यादा पार्ट ट्रेवल किया, फिर इसने ज्यादा पार्ट ट्रेवल किया, और दोनों की अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका यहां से y कितना आ जाएगा, d से d उड़ा दो, कैपिटल D ले जाओ, z d बाय कैपिटल S। और अगर आप एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे ना तो एंगल सेम आएगा बेटा। ये अगर इसको आपने इससे कनेक्ट किया सेंटर से, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब आप इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ये एंगल्स बराबर आ जाएंगे। जैसे यहां पर आ रहा था, जितना एंगल टर्न किया उतना ही एंगल इधर की तरफ ऊपर उठ गया था। तो यहां पर भी ऐसे ही है, अगर आप ये एंगल सोचोगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएंगे। जब दोनों सेंटर पे है तो ये भी सेंटर बना, जितना एंगल वाइज इसको नीचे शिफ्ट करोगे उतना ही एंगल में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों ही केसेस में मुझे बताइए, ये भी फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एंड फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज। बताओ बच्चों, ये क्लियर है सबको? बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। यस सर। ऑलराइट, तो आपको ये समझ में आ गया कि इस जैसे करने से क्या होगा। फिर कुछ और चीजें, एक दो चीजें और हैं जो आपको देखनी है नॉर्मल वाले YDSC में। वो चेंजेस क्या क्या होते हैं वो भी समझो। अच्छा, ये दोनों आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर जितना एंगल इसको इधर टिल्ट कर दोगे उतना ही एंगल वाइज ऊपर उठ जाएगा। और अगर इसने डिस्टेंस पूछ लिया तो डिस्टेंस ऐसे लिख देना, थीटा डैश जो है वो ये वाला एंगल है, यहां से कितना टिल्ट किया था ये थीटा, थीटा डैश। और इसमें भी जितना है, इसमें अगर इसको z नीचे ले गए तो y ऊपर चला जाएगा, उनमें ये रिलेशन है। उसके बाद देखो, हमें यहाँ पर एक और चीज के बारे में डिस्कस करना है, जिसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बाद में आएगा, अभी आपको याद करना पड़ेगा। वो ये कि हमने बोला कि ये डिस्टेंस है s, ये सेपरेशन है d, और अब आपको जो साइज है, साइज ऑफ द स्लिट यानी इसका विड्थ, साइज ऑफ स्लिट जो है वो आपको स्मॉल s दिया हुआ है, साइज ऑफ द स्लिट इज स्मॉल s। बाकी सब वही चीज है, कैपिटल D, ये सब आपको यहां पर दिया, और वेवलेंथ लैम्डा। फ्रिंज पैटर्न पर इन सभी वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट आता है वो सीखना है हमें, ठीक है। ये कैपिटल S है, ये कैपिटल S है सोर्स का डिस्टेंस, स्लिट का जो साइज है वो स्मॉल s, स्लिट के बीच में सेपरेशन d, लैम्डा एंड कैपिटल D। तो ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, मैं बारी बारी से सभी का क्या इफेक्ट आता है फ्रिंज पैटर्न पे वो बताऊंगा। सो इफेक्ट ऑन फ्रिंज पैटर्न, effect of fringe pattern due to change in lambda, capital D, small d, capital S, small s, सबके वजह से क्या चेंजेस आते हैं देखना। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल वाले, कैपिटल D अगर इंक्रीज करूंगा, अगर मैं कैपिटल D इंक्रीज करूं क्या लगता है आपको क्या चेंजेस आएंगे? बताओ बच्चों, सोच के बताओ। कैपिटल D अगर मैं इंक्रीज करूं, यानी कि स्क्रीन को अगर मैं पीछे ले जाऊं, है ना, बारी बारी से देखते हैं।
पहले कैपिटल डी से देखते हैं। अगर मैं कैपिटल डी को इंक्रीज करूंगा, पीछे ले जाऊंगा, तो फ्रिंज पैटर्न पे क्या इफेक्ट नजर आएगा? क्या आपको कुछ लग रहा है चेंजेस आएंगे? आयस्कांत बोलो। आयस्कांत सो गया है क्या? सर वो सर हाँ बताओ, कैपिटल डी से क्या इफेक्ट आएगा अगर कैपिटल डी का वैल्यू इंक्रीज करूं तो? सर फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। सो बीटा का वैल्यू लैम्डा डी बाई डी था। इन तीनों के बारे में तो पता ही है ना सीधे सीधे क्या होगा? इन तीनों के बारे में तो पता ही आपको सीधे सीधे। तो ठीक है, यहीं से देखते चले जाओ। अगर मैंने डी का वैल्यू बढ़ाया तो दिखाई दे रहा है फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा। सो फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, fringe width increase with increase in D, with increase in D। और मुझे बाकियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फॉर्मूले में साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं स्मॉल डी का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं लैम्डा का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। तो ये तीनों तो बहुत सिंपल है, तो लिख देता हूं मैं फटाफट इनको। सेकंड वाला, इंक्रीज इन लैम्डा will result in increase of width, fringe width, increase of fringe width। और उसके बाद थर्ड वाला भी देखो, इंक्रीज इन स्मॉल डी यानी कि स्लिट सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स विल डिक्रीज फ्रिंज विड्थ। ये तो हो गए तीन बहुत सिंपल, ये तीन है बहुत सिंपल वाले। अब कहानी आती है यार, ये दोनों का क्या करें? ये दोनों कैपिटल एस और स्मॉल एस, इनके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, फॉर्मूले में नहीं आते, डिराइव करते वक्त भी हमने कोई ज्यादा कुछ करा नहीं था। और देखने से भी लग रहा है यार क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं सोर्स को इसी लाइन के अलाउंग, सिमेट्री लाइन के अलाउंग अगर पीछे ले जाता हूं, एस को बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क आएगा? दोनों यहां पर सेम जगह पहुंचेगी वेव और लाइट। साथ में इसका साइज इंक्रीज करने से एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, एस अगर इंक्रीज करता हूं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ब्राइटनेस ज्यादा आएगी। जहां ब्राइट फ्रिंज है वहां पर ज्यादा ब्राइटनेस नजर आएगी आपको कंपैरेटिवली। इससे ज्यादा कुछ आपको अभी यहां पर समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको विदाउट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखो इसको डिस्कस यहां पर करना जरूरी है, जबकि एक्सप्लेनेशन आएगी इसकी डिफ्रैक्शन में, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, डिफ्रैक्शन में समझेंगे इसको, यहां भी पढ़ लेते हैं जैसे ऐसे। सो एस इंक्रीज करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। आप आगे डिफ्रैक्शन सीखोगे कि एक ही अगर स्लिट होती है उसमें से लाइट आ रही है तो भी ऐसा पैटर्न बनता है, एक फ्रिंज पैटर्न बनता है। तो अगर आप इसका साइज बढ़ाना शुरू करोगे ना तो डिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और वो क्या रिजल्ट है मैं बताता हूं आपको। समहाउ इन दोनों का इफेक्ट एक ही चीज में आ जाता है, और वो ये है कि आपका जो स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एस है, this should be less than lambda by d। ये वाली चीज लेस होनी चाहिए lambda by d से, for interference to be observed। अब ये रिलेशन कहां से आया वो हम डिफ्रैक्शन में डिस्कस कर लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो, एक दो तीन क्लास के बाद। लेकिन आपको ये अभी याद करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। अगर ये कंडीशन नहीं बैठ रही है, यानी कि ये इक्वल हो गया है, ग्रेटर हो गया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न यहां से गायब सा हो जाता है, यू वोंट बी एबल टू सी इट। क्या मतलब है? अगर आप एस का वैल्यू बढ़ाओगे, यानी कि इनको ज्यादा बढ़ा दिया अगर आपने,
तो ये फ्रिंज पैटर्न गायब होते हुए नजर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कोई डिफ्रैक्शन वाला इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। साथ में अगर आप कैपिटल एस बढ़ाओगे तो जितना बढ़ाओगे उतना बेटर है, जितना पास में रखोगे उतनी गड़बड़ है। पास में रखोगे तो यहां पर ये पैटर्न गायब होते हुए नजर आएगा। तो यानी कि अच्छा इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा इंटरफेरेंस के लिए स्मॉल एस शुड बी लेस, and capital S should be more. क्या small, ये S should be small and capital S should be large. ये आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो सोर्स है वो काफी दूर होना चाहिए और स्लिट का साइज छोटा होना चाहिए। साइज ऑफ द स्लिट शुड बी स्मॉल एंड सोर्स शुड बी फार अवे। ये दो चीजें अगर ट्रू है तो आपको एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा, जो कि इस रिजल्ट से आपको दिखाई दे रहा है। बहुत छोटा सा टॉपिक देख लो, दैट इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितनी फ्रिंज बनती है, हाउ मेनी फ्रिंजेस इन सिंपल सेटअप, ठीक है, जो कि सबके लिए ट्रू है। वैसे सिंपल सेटअप में मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट है, एक ही लैम्डा है। तो ध्यान से देखो, अगर आपने ये बोला कि भाई वाई मैक्सिमम जो होता था वो होता था आपका लैम्डा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर आप इसी हिसाब से सोचोगे तो एक तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट फ्रिंजेस बन रही हैं, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना ज्यादा बन जाएंगे, एन का वैल्यू रखते चले जाओ, कोई लिमिट ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है ये वाला फॉर्मूला कब ट्रू है। ये वाला फॉर्मूला तभी ट्रू है व्हेन यू आर वेरी नियर टू द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि आगे जाकर थोड़ी सी डिफरेंट कहानी होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इससे पता नहीं लगेगा। हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए फिर? हमें चाहिए डी साइन थीटा वाला, जिसमें कि साइन थीटा फॉर मैक्सिमम, इसका वैल्यू क्या आया था, किसी को याद है? n lambda by small d. n lambda by small d, good, very good। इससे हमें पता लगता है, अच्छा ये थीटा क्या है? ये थीटा एक्चुअली ये चीज है कि यहां पर मान लीजिए आपको पता करना है ये बात कि ये मैक्सिमा है, तो ये एंगल है, ये वाला एंगल है। मैक्सिमम क्यों लिखा है मैंने? ये ध्यान दो, थीटा का मैक्सिमम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दिस इज नॉट थीटाज मैक्सिमम, दिस इज कि भाई आपको मैक्सिमा कहां मिल रहा है, कौन सा एंगल पर मिल रहा है, उसके लिए लिखा है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे अब आप सोच के बताओ इस थीटा की ही मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। अगर मैंने ये बहुत बड़ी स्क्रीन कर दी तो थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? ऐसे बढ़ते जा रहा है थीटा, तो मैक्सिमम 90 डिग्री। गुड, 90 डिग्री। तो यानी कि आपका एन कितना आ जाएगा यहां से बोलो? अगर ये 90 रख दिया मैंने तो ये 1 हो जाएगा मैक्सिमम, इसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, तो एन कितना आ जाएगा सर? डी बाय लैम्डा। तो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आपको एक साइड पे ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, डी बाय लैम्डा से पता लगता है। अब ध्यान से समझना, एक तो ये बीच में है और एक तो ये जीरो वाला तो हो गई, साथ में एन आपको ऊपर दिखाई देंगे और एन नीचे दिखाई देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, आप मुझे बताना समझ में आया कि नहीं, विल बी इक्वल टू, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। अगर डी बाय लैम्डा इंटीजर है, ये खुद इंटीजर है अगर, तो इसका वैल्यू होता है ट्वाइस ऑफ डी बाय लैम्डा -1। और अगर ये इंटीजर नहीं है, डी बाय लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर, तो उसकी वैल्यू होती है ट्वाइस डी बाय लैम्डा मैक्सिमम वाला जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। ये इसके दो फॉर्मूले हैं और ये डी बाय लैम्डा कुछ एन ही है, मतलब ये एन है, वहीं से आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं समझा देता हूं आपको एग्जांपल से। मान लीजिए इसका वैल्यू 5, सपोज डी बाय लैम्डा आपने 5 देखा, तो 5 का क्या मतलब है? 0 यहां आएगा,
है ना, n की वैल्यू 5 तक जा सकती है, तो 0 यहाँ आएगी, 1 2 3 4, और 5 वाला जो है तब आएगा जब थीटा 90 है ना, थीटा 90 होगा तभी 5 आएगा। तो वो कब आएगा, वो इन्फिनिटी पे आएगा, यानी 5 वाला जो है वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। तो कितने मैक्सिमा आए, 1 2 3 4 ही मैक्सिमा है, ओनली 4 मैक्सिमास आर देयर। अब अगर 4 ऊपर है तो 4 ही नीचे होंगे, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो आपका फॉर्मूला यही आ रहा है 2 इंटू 5 माइनस 1, यानी जो आपका इन्फिनिटी पे बन रहे हैं, थीटा 90 वाले जो बन रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। वहीं अगर ये वैल्यू मान लीजिए 5.4 या समथिंग कुछ ऐसी होती, तो n का वैल्यू 5.4 होगा थीटा 90 पर, इसका मतलब n का वैल्यू 5 जो पहले हो जाएगा, वो काउंट कर सकते हो आप। तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, और 5.4 के लिए आपको इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, तो 5 तो आ ही जाएंगे फाइनाइट पे। सो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 इधर, 5 इधर और एक बीच में, तो 11। सो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.4 विच इज 5, 2 इंटू 5 प्लस 1। तो दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, इनको अच्छे से समझ लो और हमारी आज की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो।